नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। भारत में जनसंख्या का 40% 14 साल से कम के बच्चों का है। उसमें हर 100 बच्चों में से लगभग 12 बच्चे असल में 5 साल से कम उम्र के हैं। बीमारी और मौत छोटी उम्र के साथ ज्यादा हावी रहते हैं। 100 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 5 की मृत्यु अपनी उम्र का 1 साल पूरा करने से पहले ही हो जाती है। बच्चों की यह मृत्यु दर विकसित देशों की मृत्यु दर से काफी ज्यादा है। विकसित देशों में यह दर 1% से भी कम है। भारतीय बच्चों की लंबाई और वजन के पैटर्न को और उनकी बीमारियों को देखें तो हमें पता चलता है कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। करीब 40% भारतीय बच्चों की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती है और वो कुपोषित होते हैं। भारत में बच्चों के खराब स्वास्थ्य और मौतों के कारण रहन सहन के खस्ता हालात ही हैं। इन हालातों के कारण ही कुपोषण, संक्रमण रोग और दुर्घटनाओं की स्थिति पैदा होती है। बदलते दौर में ये देखा जा रहा है कि बच्चे कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसी बीमारियां जो माता पिता को परेशान कर देती है और कभी कभी इसका कारण माता पिता को सही और सटीक जानकारी का अभाव होने के चलते भी होता है। बीमारियां बहुत सी हैं, लेकिन समाधान क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। आज इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए होंगी डॉक्टर पेडिट्रिशियन हैं SS राठौर हैं। लेकिन आज हम आपका डॉक्टर में बच्चों को होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आप तक सही और सटीक जानकारी मिल सके। दोबारा से डॉक्टर के बारे में आपको जानकारी बता देते हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे पेडिट्रिशियन यानी बच्चों के चिकित्सक डॉक्टर SS राठौर। इसके तरह आपको एक और जानकारी बता देते हैं, अगर आपको भी इस मुद्दे पर कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कॉल कीजिए, सलाह लीजिए, परामर्श लीजिए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। SS राठौर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। जी नमस्कार। जी राठौर जी, मेरा सबसे पहला और बहुत बुनियादी सा सवाल है और माता पिता के जहन में आना लाजमी है कि बच्चों का मानसिक विकास अगर रुक गया हो और समय के साथ ना हो रहा हो और उम्र के साथ ना हो रहा हो तो क्या करें? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चे जन्म लेते हैं, जी ठीक है? जो बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक से क्राई करते हैं, उनको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती है, टीकाकरण बराबर हो जाता है, समय पे बैठते हैं, समय जी पे चलते हैं, तो ऐसे बच्चों का विकास दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से बराबर और ठीक से होता रहता है। जी ठीक है? लेकिन जो कुछ बच्चे जन्म के बाद से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे वो ठीक से रोए नहीं हैं, जी दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई या फिर माँ को कोई ऐसी बीमारी थी, जैसे कि थायरॉइड हो गया जी या कोई ऐसी दवा चल रही थी प्रेगनेंसी के दौरान, तो ऐसे बच्चों का बराबर समय पर चेकअप और उनका डेवलपमेंट स्टेटस कि समय पर बच्चा बैठ रहा है, समय पे उसको चल रहा है, समय पे उसकी नेक उसकी जो गर्दन है वो संभल जाती है, पूरा बराबर चेकअप हो, तो ऐसे बच्चों के मानसिक और जो शारीरिक विकास है उस पर ध्यान करके उसको बच्चे की स्वास्थ्य को अच्छा किया जा सकता है। जी राठौर जी, क्या इसके लिए क्या कोई टेस्ट भी होता है जिससे ये पता लग सके, सटीक जानकारी मिल सके कि जो मानसिक विकास है बच्चे का वो समय के साथ हो रहा है, उम्र के साथ हो रहा है? जी, 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 बिल्कुल, इसमें से कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे नॉर्मल डेवलपमेंट है तो ऐसे टेस्ट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी ठीक है, लेकिन जिसमें कोई हिस्ट्री मिल रही है बच्चे पर, कि जैसे कि वो समय पर मेरा बच्चे की गर्दन नहीं रुक रही है, जी पीछे की तरफ चली जाती है, समय पे बच्चा बैठ नहीं रहा है, तो ऐसे बच्चों में कुछ टेस्ट करा सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों में विटामिन डी और कैल्शियम जी की इन सब की कमी मिल जाती है। और अगर दिमागी रूप से मतलब कोई दिक्कत मिल रही है, जैसे कि बच्चे में कोई जैसे झटके उसको आ रहे हैं या फिर उसको मेमोरी उसकी अच्छी नहीं है बच्चे की, जी या फिर मदर में कोई ऐसी हिस्ट्री मिल रही है कि उसको थायराइड वगैरह था, तो जन्म के बाद तो बच्चे का हम थायराइड टेस्ट करा सकते हैं और दिमाग के लिए हम सीटी वगैरह कुछ करा के चेक कर सकते हैं कि जी जन्म के समय बच्चे को दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हुई है या कोई परेशानी है। इस तरह से हम बच्चे का मानसिक जो डेवलपमेंट है चेक कर सकते जी हैं। राठौर जी, आपने अपनी बात रखते हुए 2 से 3 दफ़ा थायराइड का आपने इस्तेमाल किया है शब्द का, तो इसी जी, बात को हम आगे लेकर जाएंगे ताकि माता पिता जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन तक सटीक जानकारी मिल सके। बच्चों में जी। अगर जन्मजात थायराइड देखने को मिल रहा है तो आखिरकार क्या करना चाहिए और इसके लक्षण हम कैसे पता करें? देखिए सर, जो नई गाइडलाइन है उसके अनुसार तो आप बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये आ चुका है कि बच्चे के जन्म के तीसरे दिन थायराइड की जांच करा लेनी चाहिए। अगर अगर माँ को हिस्ट्री मिल रही है तब तो कराना ही कराना है और जनरल रूटीन में भी जी ये हम लोगों को है कि थर्ड डे करा लें। अगर ऐसे बच्चों में
नहीं कर, अगर थायराइड की कोई बीमारी मिलती है तो उनका जो डेवलपमेंट है बहुत स्लो हो जाता है। मतलब बच्चा जो होगा लंबाई में नहीं बढ़ेगा ना, दिमागी जो जी। उसकी मेमोरी की शक्ति है वो कम हो जाएगी, वजन नहीं होगा या बहुत ज्यादा कमजोर होगा, लंबाई वजन नहीं बढ़ेगा, तो मान वो पढ़ाई लिखाई में भी ठीक नहीं होगा आगे चलकर। तो ये सब हम लोग को चेक करना होता है। जी। और इसके लिए टेस्ट कौन-कौन से हमें कराने चाहिए और इसका कितना इसमें खर्चा आ जाता है नॉर्मल टेस्ट में? एक 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 नॉर्मल टेस्ट होता है, मेरे ख्याल से टीएसएच का हम लोग जांच कराते जी, हैं, और मुझे 200-250 रुपए के आसपास, यानी कि सरकारी में तो शायद फ्री में हो जाता है मेडिकल कॉलेज में। जी। जी डॉक्टर जी। साहब एक और सवाल ये है कि बायोटिनिडेज डेफिशिएंसी क्या होता है और इसका इलाज क्या है? सर एक मिनट, आवाज कट रही है जी। आपकी। डॉक्टर साहब सवाल ये है कि बायोटिनिडेज डेफिशिएंसी क्या होता है? बायोटिनेज। जी, बायोटिनिडेज सर बायोटिनिडेज डेफिशिएंसी क्या होता है और इसका इलाज क्या है? सर इसका तो अभी मैं नहीं बता पा रहा हूँ, दूसरा जी, क्वेश्चन कर सकती हैं। जी। जी सर, दूसरा सवाल ये है कि सूखा रोग बच्चों में बहुत जी देखने जी को मिलता है, रिकेट्स जी जिसे हम जी कहते हैं सीधे जी शब्दों जी में, जी तो इसका इलाज जी। क्या है और इसके कारण क्या होते हैं? बिल्कुल सर, इसमें तो ये बता जाऊंगा कि जो जो कमजोर बच्चे जो देखने में लगेंगे कि उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, जी, सूखे सूखे लग रहे हैं, हड्डी सी उनमें दिखाई देती है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं शुरू में आपको विटामिन डी और कैल्शियम की एक सिंपल सी जांच होती है वो करा लेनी चाहिए, जी, और एक कलाइयों का एक्सरे ये कराकर सिंपल से हम पता कर सकते हैं कि बच्चे को विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है और इसको रिकेट जैसी बीमारी है, और उसका हम आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब हम कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाएं, दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, अगर बच्चों के रोग से जुड़े हुए दर्शकों में अगर कोई भी सवाल जहन में आता है तो आप हमें कॉल कीजिए, नंबर प्लेट आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। जी। तो डॉक्टर साहब दर्शकों जी तक जानकारी दोबारा से हमने बता दी है, तो यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश। राकेश जी आपका जी बहुत जी। बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? राकेश जी आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? चलिए राकेश जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर साहब हम कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सवाल यह है कि क्या बच्चों को सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हो सकता है क्या? जी राठौर जी आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ जी। रही है आपकी। सवाल यह है क्या बच्चों को सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हो सकता है क्या? जी, ये बहुत रेयर डिजीज होती है, ज्यादातर बच्चों में नहीं मिल पाती है, और मैंने तो अभी तक इस तरह का केस नहीं देखा है। जी। अगर इस तरह की समस्या देखने को मिलती है तो इसके लिए क्या कुछ इलाज भी बच्चों के लिए तय हो रखा है? जी जी बिल्कुल, ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है जो बड़े सेंटर होते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, वहां पर इन सब की सुविधा होती है, वहां पर ट्रीटमेंट होता है। ये जो जी, छोटे सेंटर में इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। जी। डॉक्टर साहब एक दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं कानपुर से, मनोज। मनोज जी आपका जी बहुत-बहुत जी। स्वागत है, आपका सवाल क्या है? गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून। आपका वेरी सवाल गुड क्या है मनोज? आफ्टरनून, बताएं। सर बच्चे को कब कोल्ड रिकरेंट कब कोल्ड से अगर बचाव करना प्रिकॉशन लेना तो क्या उपाय है सर? अच्छा अच्छा, देखिए जिसमें जिस तरह की ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे जैसे आजकल का जो सीजन है ये जी, थोड़ा सर्दी वाला सीजन स्टार्ट हो गया है, तो जिन बच्चों में जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, जैसे कि जी बच्चे नहा करके आए, ठीक है, या फिर पानी में खेल रहे थे या जी, धूल मिट्टी में चले गए, तो ऐसे बच्चों को जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम में खांसी आ सकती है, नाक बह सकती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे को एलर्जी है, ठीक है। अगर इन बच्चों को इस चीजों से दूर रखा जाए तो बच्चे को सर्दी जुकाम नहीं होगा, ठीक है। मेन काम तो यही है कि जो एलर्जी कॉजिंग एजेंट है उसको दूर किया जाए। बाकी इसमें कुछ एक दवाएं आती हैं, वो दवा दे सकते हैं सिरप के फॉर्म में, नेबुलाइज करा सकते हैं, और इस तरह से बच्चे को बचा के रखते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, उसके अंदर शक्ति आ जाती है, तो ये अपने आप धीरे धीरे सिस्टम चले जाते हैं। जी। डॉक्टर साहब क्या इसमें इम्यूनिटी का कितना बड़ा खेल होता है बच्चों की? इम्यूनिटी का है सर, इम्यूनिटी का तो देखिए आज के समय में इम्यूनिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। जी, कोरोना काल चल रहा है, सब लोग परेशान है ना, तो अगर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो घर में ही जो हमारे पास कुछ चीजें हैं अगर उनका इस्तेमाल किया जाए
तो इम्यूनिटी अपने आप बढ़ सकती है और जो छोटी मोटी बीमारी अक्सर हो जाती है उनसे भी बचा जा सकता है। जी जैसे सिंपल सा एक स्टेप होता है कि अच्छे से हाथ धो करके खाए पिए, तो वो एक काम आप कर सकते हैं। ठीक, तो बीमारी नहीं होगी तो इम्यूनिटी अपने आप धीरे धीरे बढ़ेगी। दूसरी बात ये है कि आप गर्म पानी वो का सेवन करें तो बहुत अच्छी जी बात है। घर में तुलसी होती है, तुलसी आप खाएं तो उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। तेज पत्ता होता है वो आप खा सकते हैं। काली मिर्च होती है उसका सेवन करें तो भी अच्छी बात है। हल्दी हल्दी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है ये। ठीक है, तो ये तो बहुत फायदा करती है लीवर के लिए, उसका सेवन कर सकते जी हैं। तो अगर इन सब चीजों का सेवन करेंगे तो इम्यूनिटी अच्छी बढ़ जाती है और छोटी मोटी जो बीमारी होती है उनके लड़ने के प्रति शक्ति आ जाती है शरीर में और ये बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। जी। और अगर कोई 1 से लेकर 10 साल तक का बच्चा है तो उसके लिए डाइट प्लान माता पिता को क्या बनाना चाहिए? देखिए सर, किसी का भी डाइट प्लान हम कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बेस पर बनाते हैं। जी ठीक है, तो जो बच्चा होता है, अब जो बच्चे का पहले तो वजन हमको पता करना होगा कि वजन कितना है। जी फिर उस वजन के अनुसार हम उसको प्रोटीन और डाइट के फॉर्म में उसको बताएंगे कि प्रोटीन कितना खाना है, उसको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट कितना कितना लेना है। नॉर्मली जो होता है घर में जो भी खाना अवेलेबल है उसी खाने को ही कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन संतुलित मात्रा में लें, तो बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। जैसे अगर एक बच्चा अगर जी दिन भर में एक अंडा खा लेता है, जी थोड़ा सोयाबीन खा लेता है, ठीक है, और दाल थोड़ी खा लेता है, तो उसको प्रोटीन डाइट लगभग बराबर मिल जाती है। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के लिए जैसे रोटी बच्चा खाएगा ही, ठीक है, जी चावल भी खाएगा, थोड़ा जी सा चावल खा राठौर सकता जी, है, मैं तो एक आपको फल। माफी के साथ रोकना चाहूंगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका हम सवाल ले लेते हैं। सुनीता जी हमारे जी से जी जुड़े हैं कानपुर से। सुनीता जी बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? सुनीता जी आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? सुनीता जी आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब अपनी बात आप कंटिन्यू कर सकते हैं। राठौर जी 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 पता है। आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं सर। हाँ सर, मैं ये बता रहा था कि अगर बच्चे को जो घर में ही जो संतुलित आहार अगर पूरी तरीके से मिल जाए तो जी बाहर की या कोई दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसके डेवलपमेंट में। अब जैसे बच्चा गुड़ थोड़ा सा खा लेता है, खजूर खा लेता है, जी ठीक है, कढ़ाई में बनी हुई, लोहे की कढ़ाई में बनी हुई सब्जी खाता है, तो आयरन डिफिशिएंसी तो ऐसे ही पूरी हो जाती है। तो ब्लड की उसको कमी, एनीमिया ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जी और प्रोटीन मात्रा अच्छे से लेता है, अंडा, सोयाबीन जी और मतलब इस इसके तरीके अलावा से डाइट प्लान प्रोटीन। बनाकर रखेंगे तो हाँ इम्यूनिटी भी बिल्कुल मजबूत बिल्कुल। रहेगी और बच्चा हाँ रोग मुक्त भी रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल राठौर जी बस। हमारे साथ दोबारा से एक दर्शक जुड़ गई हैं, सुनीता कानपुर से जुड़ी हैं। सुनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर मेरी 9.5 महीने की बेटी है। जी कि पहले 6 महीने तो में तो उसे कुछ नहीं हुआ, अच्छी रही, पर अब उसे तो जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम बुखार ये 2-3 महीने से होने लगा है। जी अच्छा अच्छा, तो पहले करीब 8-9 महीने बच्चे ठीक रहे, 6 महीने तक, फिर उसके बाद अभी सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी हो रहा है। जी हाँ, ठीक। सर्दी जुकाम कभी बुखार भी आ जाता है। अच्छा अच्छा, देखिए जी इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बच्चे को जल्दी सर्दी जुकाम हो रहा है तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं बच्चे के साथ ऐसा क्या होता है कि बच्चे की सर्दी जुकाम यानी कि नाक बहने लगती है और खांसी आने लगती है। तो पहले तो आप ये देखिए बच्चे का एक्सपोजर किस चीज पे है, कि जैसे उसको ठंड में जाता है, जैसे मान लीजिए अभी गर्मी में एक बच्चा खेल रहा था, बाहर गया, उसको ठंडी हवा लगी, उसकी नाक बहने लगी, इसका मतलब उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इस वजह से इसको दिक्कत आ रही है। या फिर हमने ऐसी कोई चीज उसको खाने के लिए दी है जिससे उसको एलर्जी है, तो उस वजह से उसको खांसी, सर्दी, जुकाम हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो ठंडी, गर्म या एक्सपोजर वाली, जैसे कि धूल मिट्टी, पॉलन ग्रेन या कुछ भी ऐसा कि बच्चे को लग जाएगा, तो उसको क्या होगा, नाक बहना या सर्दी जुकाम जल्दी से हो सकता है, तो उससे मेन आप बचाएं। और इनकेस अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पास के किसी डॉक्टर को दिखा के दवा, नेबुलाइज, जो भी डॉक्टर बताते हैं वो आप कर सकते हैं। इसमें कोई चलिए चिंता वाली बात नहीं है। जी चलिए सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे से जुड़े हैं यूपी से।
आसिफ। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? जी, हेल्थ से रिलेटेड बात करनी थी राठौर साहब। जी। हाँ, बताएं बताएं सर। जी, हेल्थ से रिलेटेड पूछना था, बच्चे को कैसे हेल्दी रखा जाए इस मौसम में। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आप, बच्चा कितना बड़ा है आपका? 10 महीने का। 10 महीने का बच्चा है। देखिए बच्चा बहुत छोटा है ये, ठीक है। तो जी जी, हमें तो ये एग्जैक्टली, रख इनको क्योर भी ज्यादा चाहिए होगी, इसीलिए पूछा आपसे। 10 वजन कितना है बच्चे का? वजन है इसका 8.6। 8.6। देखिए थोड़ा सा वजन कम है 10 महीने के हिसाब से। ठीक है। ठीक ठीक। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, आप यूपी में ही रहते हैं, सर्दी स्टार्ट हो गई होगी, ठीक है। जी। तो बच्चे को गर्म रखना है, बच्चा ठंडा ना होने पाए। अगर अच्छा। बच्चे के हाथ पैर ठंडे लगते हैं तो इसका मतलब है बच्चा ठंडा है। कि बच्चा थोड़ा थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो बच्चे को गर्म रखना है, और बच्चे को आपको फीडिंग बराबर देनी है। जैसे दो दो घंटे में तो फीडिंग देना ही देना है। अभी नहीं हो रही उसकी। अच्छा, देखिए मदर फीडिंग 6 महीने तक तो लगातार देना है, उसके बाद अभी बच्चे तो को भी फीड दे सकते हैं। और ऊपर वाली चीजें भी खिलाना स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं खिला रहे हैं तो। ठीक है। तो मदर फीड तो लगभग 2 साल या उससे ज्यादा भी अगर बच्चा पीना चाहे तो मना नहीं करते हैं, क्योंकि 6 महीने तक तो मदर फीड तो देना ही देना है। उसके ऊपर अगर बच्चा पीना चाहे तो हम देते हैं, क्योंकि मदर फीड 6 महीने के ऊपर पर्याप्त नहीं है, तो ऊपर की चीज आपको देना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए। चलिए आसिफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। राठौर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सोशल मीडिया के जरिए एक दर्शक ने पूछा है कि अगर बच्चा 6 महीने का है तो वज़न कितना होना चाहिए, अगर 1 साल का है तो वज़न कितना होना चाहिए, और अगर वज़न बचपन से ही पैदा होते के साथ ही बहुत बच्चा कमज़ोर है, उसकी टांगें बहुत कमज़ोर है, हाथ बहुत कमज़ोर है, तो क्या करें? बिल्कुल बताते हैं सर। इसमें देखिए, बच्चे का जो जन्म होता है वो नॉर्मल वेट होता है 2.5 किलो से 3 किलो, ये जी। नॉर्मल वेट है। ठीक, अगर 2.5 किलो से बच्चा कम कम है तो ऐसे बच्चे कमजोर बच्चे कहलाते हैं। जी। ऐसे बच्चे को कंगारू मदर केयर यानी कि गर्म करके उसको रखना होता है। जी। तो वो तो आप पास ही किसी डॉक्टर में या अस्पताल में जाके सीख सकते हैं कैसे उसको गर्म करके रखना है। बराबर उसको 2-2 घंटे में फीड देनी है, और 2 घंटे के अलावा बीच में मांगता है तो उसको फीड देनी है। जी। अगर माँ का दूध पूरा नहीं पड़ रहा है तो गाय भैंस बकरी वाला कोई भी दूध नहीं देना है, और इसके लिए स्पेशल दूध आता है, वो बच्चे को पिलाना है। बच्चे का जो वजन होता है वो धीरे धीरे लगभग 15 से 20 ग्राम पर डे गेन करता है, अगर जी। बच्चा बराबर दूध पी रहा है। फिर जैसे ही बच्चा 2.5 किलो से ऊपर हो जाता है तो दूध की बदल जाता है। पहले वेट गेन कराने के लिए दूध देते हैं, 2.5 किलो के बाद दूसरा दूध बदल जाता है। जी। बच्चा जो जन्म के समय का जो वजन होता है लगभग 2 गुना हो जाता है 6 महीने पे, जन्म के वजन का 2 गुना, और 1 साल पे लगभग जन्म के वजन का 3 गुना हो जाता है। जी। लगभग 10-11 किलो के आसपास पहुंच जाता है अगर नॉर्मल जन्म हुआ है बच्चे का, नॉर्मल जी। वेट है तो। और जब दूसरे साल में जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि 1 साल में पहुंचा 10 किलो तो दूसरे साल में 20 किलो नहीं जाएगा वजन। वजन जो होगा वो दूसरे साल में लगभग 2 किलो वेट गेन करेगा, अगर बराबर बच्चा दूध पी रहा है, खा पी रहा है तो। इसका जो कर्व होता है पहले तो बहुत तेजी से बढ़ता है, बाद में धीरे धीरे स्लो हो जाके स्टेशनरी हो जाता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का वजन स्टेशनरी है, हम लोग नहीं, मतलब वजन नहीं ज्यादा बढ़ रहा है। जी। ठीक है, बच्चों में तेजी से ग्रोथ होती है पहले, बाद में धीरे धीरे स्लो हो जाती है। जी। डॉक्टर साहब, एक हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं टेकचंद भिवानी से। टेकचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? टेकचंद जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? टेकचंद जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है उनकी आवाज़ हमारी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जी। डॉक्टर साहब, बच्चे का अगर वज़न हद से ज़्यादा कम है तो इसके लिए क्या कोई टेस्ट भी होते हैं? अगर टेस्ट होते हैं तो इसके लिए क्या खर्चा आता है? देखिए सर, जैसे पहला क्वेश्चन ये आपने पूछा कि हद से ज्यादा कम है, यानी कि वो माल नरिश चाइल्ड है। जी। माल नरिश चाइल्ड बच्चे के हमें ये देखना होगा कि उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, और ये जो माल नरिश चाइल्ड मतलब जो कमजोर हो गया, ये क्यों हो गया है। कोई क्रॉनिक इलनेस की हम जांच करेंगे कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं थी जो लंबे समय से चली आ रही थी। ठीक है, ज्यादातर बच्चों में
जो या तो खा पी नहीं रहे ठीक से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन की जो नॉर्मल मात्रा है उससे कम ले रहे हैं, जी। या कोई बीमारी हो गई है, टीबी हो गई है, क्रॉनिक इलनेस है, उस वजह से ही कमजोर हो गए। तो ऐसे बच्चों में केवल जो चीज की कमी है सब सिर्फ वो पूरा कर दें तो बच्चा ठीक हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक बच्चों में किडनी से संबंधित एक बीमारी देखने को मिल रही है, हद से ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी संख्या के हिसाब से देखें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जी जी। जी देखिए सर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है, इसमें क्या होता है, बच्चे का शरीर में सूजन आती जाती है। जी ठीक है, शरीर में सूजन इस वजह से आती है क्योंकि उसकी किडनी से जो शरीर का प्रोटीन है यूरिन के रास्ते से निकलता रहता है। तो जब जी प्रोटीन, जब एल्बुमिन निकल जाता है तो शरीर में, पूरे शरीर में सूजन आती है, चेहरा एकदम गोल हो जाएगा, बच्चा फूल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो दवा द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसका पूरा ट्रीटमेंट है और बच्चा अच्छे से रह सकता है। जी और इसके लिए कौन सी दवा, अगर बात करें तो कौन सी दवा इसमें खानी चाहिए बच्चों को? सर, इसमें दवा तो एज स्पेसिफिक में पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, अब वो इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया जाएगा। बाकी कुछ स्टेरॉइड होते हैं जो स्टेरॉइड दिए जाते हैं, ये तो काफी महीनों तक दिए जाते हैं। जी और किडनी का फंक्शन हम लोग चेक करते हैं कि किडनी पर प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसका हम लोग देख करके दवा देते हैं। अगर किडनी की फंक्शन ठीक नहीं है तो दवाएं बदल जाती हैं। तो एक स्पेसिफिक दवा बताना मेरे लिए अभी बस की बात जी नहीं है कि ये डॉक्टर दवा बता दो। साहब, जी बिल्कुल, इस सिंड्रोम के लिए कौन सा हमें टेस्ट कराना चाहिए ताकि इस सिंड्रोम के बारे में हमें पता लग सके? जी सर, इसमें आप जो है एक यूरिन टेस्ट करा सकते हैं। जी यूरिन टेस्ट से पता चल जाएगा शरीर से एल्बुमिन कितना निकल रहा है, कोई उसमें पस सेल है कि नहीं है, तो एक यूरिन का टेस्ट कराते हैं। ब्लड के टेस्ट में सर चेक कराते हैं कि लिपिड प्रोफाइल, इसमें लिपिड वैल्यू भी बढ़ जाती है तो लिपिड का टेस्ट कराते हैं, ब्लड की जांच होती है। जी इन्फेक्शन चेक करने के लिए जांच कराते हैं। पेट का एक अल्ट्रासाउंड करा के चेक कर लेते हैं कि किडनी में किसी सूजन वगैरह तो नहीं है या कोई दूसरे फंक्शन तो नहीं इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो इस तरह की जांच करा सकते जी हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल है, मुझे लगता है कि अगर जिस माता पिता को इस बारे में ज्ञात नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर बच्चा पैदा होता है तो उनको कब कब और कौन कौन से टीके लगवाने चाहिए? जी सर, देखिए, अगर बच्चा जन्म ले रहा है, पहले के समय में क्या होता था कि वो टीके तो लगते ही नहीं थे बच्चे जी को। बस ऐसा जन्म लिया, कोई बता दिया ये टीका लगवा लो, वो टीका लगवा लो, ऐसा हो जाता था। लेकिन आज के समय में जागरूक है पेशेंट, तो सब जगह अस्पतालों में पोस्टर लगे हुए हैं, आप उनको जाके पढ़ सकते हैं या जी किसी भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, जन्म के समय ही बच्चे को एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है विटामिन के का। पहले बच्चे क्या थे, विटामिन के की कमी से बच्चे को ब्लीडिंग हो जाती थी, जी तो उससे बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक इंजेक्शन सभी अस्पतालों में दिया है, सब बच्चों को लगाने के लिए विटामिन के का। उसके जी जन्म जब ले लेता है तो उसके बाद उसको एक बीसीजी का टीका यहाँ हाथ पे लगाया जाता है, एक हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगता है थाई में, यहाँ पे लगाते हैं, और एक इंजेक्शन, पोलियो का ड्रॉप 2 बूंद। ये जन्म के समय का नॉर्मल टीकाकरण है और सभी बच्चों को कराना अनिवार्य है, सबको जी कराना है ये टीकाकरण। फिर उसके बाद हम लोग तारीख डाल के दे देते हैं कि जब बच्चा 1.5 महीने का, 45 दिन का हो जाए तो आकर के टीके लगवा लें। और जब हम लोग तारीख डालते हैं तो इसलिए भी बाद में बुलाते हैं कि भाई ये जो 45 दिन बाद जब जी बच्चा हमारे पास आएगा तो उसकी लंबाई, वजन, उसकी सर की माप सब करके चेक करते हैं कि ये 45 दिन बच्चा ठीक रहा, बराबर दूध पिया है कि नहीं पिया है, ये पता लगा लेते हैं कि वेट गेन कर रहा है तो इसका मतलब बच्चा ठीक ही रहा है, जी और वेट नहीं गेन कर रहा है ठीक से तो इसका मतलब कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है। सर की माप करते हैं देखने के लिए कि ब्रेन डेवलपमेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ, लंबाई माप कर लेते हैं। तो इस तरह से हम उस बच्चे की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और माँ बाप को पूरी सूचना दे देते हैं। तो हमें जन्म के समय बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो लगवाना है। फिर 45 दिन के बाद डीपीटी, डिप्थीरिया, टेटनस, परट्यूटिस और जी हिब, हेपेटाइटिस बी, और अब तो ये भी आ गया सरकार में कि न्यूमोकॉकल वैक्सीन पीसीवी और रोटा वायरस भी हम लोग लगवाते जी हैं। तो ये वैक्सीनेशन 45 दिन पे यानी कि 1.5 महीने पे हम लोग करते हैं। जी राठौर जी, आपने बहुत, मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण जानकारी बताई। जितने भी दर्शक देख रहे होंगे या फिर जितने भी माता पिता देख रहे होंगे, उनके लिए जानकारी बहुत लाभकारी होगी। बढ़ते आगे, डॉक्टर साहब, एक सवाल है, कावासाकी रोग बच्चों में बहुत देखने को मिल रहा है,
तो ऐसे में जी। इसका इलाज हम क्या मान सकते हैं, इसका सटीक इलाज जो स्थायी समाधान हो? जी। देखिए, कावासाकी जो डिजीज है, ये नॉर्मली क्लिनिक पे ट्रीटमेंट इसका संभव नहीं हो पाता है। जी। ठीक है, इसका भर्ती करके अच्छे से मेडिकल कॉलेज और जी। जो बड़े इंस्टीट्यूट है वहीं पे ही संभव हो पाएगा। आप वहीं जाकर के अच्छे से इलाज कराएं। जी। डॉक्टर जी, साहब, क्या इसमें मैं यही कावासाकी सजेशन रोग क्या आनुवांशिक भी हो सकता है? दूंगा। जेनेटिकली इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, इसके विषय में अभी मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा आपको। जी, चलिए। और एक डिप्थीरिया नाम की बीमारी बच्चों में बहुत देखने को मिलती है। अगर जी बात जी करें डिप्थीरिया। दिल्ली में 2 साल पहले 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई थी डिप्थीरिया बीमारी के कारण। जी जी। तो ऐसा देखिए, हुआ अगर क्यों और इसका इलाज क्या संभव है हमारे भारत में? बिल्कुल सर, इसमें तो यही बताना चाहूंगा कि जो डिप्थीरिया, जो बच्चे मेरे ख्याल से जो दूर दराज में रहते हैं, जहाँ पर टीकाकरण की सुविधा नहीं हो पा जी। रही है, ठीक है, उन बच्चों में डिप्थीरिया रोग मिलने का बहुत चांस रहता है। क्योंकि इधर अगर बच्चे का टीकाकरण हो जाए, जो मैंने बताया कि 1.5 महीने जी। पे लगाते हैं डीपीटी, इसमें डिप्थीरिया का वैक्सीन है, तो अगर वो टीका लग जाए तो बच्चे को डिप्थीरिया रोग से बचाया जा सकता है और ऐसे बच्चे को डिप्थीरिया नहीं होता है। अगर किसी बच्चे बिल्कुल। को डिप्थीरिया हो जाए तो उसका कुछ संभव इलाज होता है, वो किया जाता है और ये मेडिकल कॉलेज में इसकी सुविधा प्रेजेंट है। अब बच्चा क्या होगा, बच्चे का गला जो है अंदर की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे लेयर हो जाती है, चोकिंग हो जाती है, ऐसे बच्चे जी, कुछ खा नहीं पाते हैं, ना मतलब बंद बुखार हो जाता है उनको गला। आएगा। जी जी जी। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और जी। इसका इलाज जो संभव है मेडिकल कॉलेज वगैरह में होता है। इसमें जी, इंजेक्शन लगते हैं। मतलब इसके लिए डिप्थीरिया का जी, वैक्सीन लगवाना बेहद ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। जी। चलिए राठौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। मुझे लगता है कि जितने भी माता पिता इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उनके लिए कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण रहा होगा। उन्होंने जानकारियों को समझा होगा, सटीक जानकारी आज उनको मिली है। चलिए, आपका डॉक्टर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए खबर फास्ट।